हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 45 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ब्लूबेल फ्लावर इकट्ठा करने के बाद झांशियान और वांगई एक इन में ठहरते हैं। अगली सुबह वो वहाँ से तैयार होकर निकलते हैं। जब वो दोनों राजधानी में नाश्ता कर रहे होते हैं तभी उनके पास एक व्यक्ति भागता हुआ आता है। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहता। उसके पीछे लगभग 3 लोग उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, जिनमें से एक घोड़े पर सवार था। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा जख्मी था। उसके हाथों से भी बहुत सारा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था वो जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कर रहा है। वो झांशियान और वांगई के पास आकर गिर गया। उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। वांगई के झुकने से पहले ही झांशियान ने उस आदमी को उठा लिया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, झांशियान ने कहा। अब वो आदमी झांशियान और वांगई के भरोसे उनकी ही मेज़ पर बैठा था। तभी वांगई ने अपने थैले में से एक गोली निकालकर झांशियान के हाथ में दे दी। झांशियान ने तुरंत उस आदमी को खिला दी। ये दर्द कम करने की दवा थी। झांशियान उस आदमी को कुछ पूछे इससे पहले ही वहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए 3 लोग घुस गए, जो सीधा झांशियान और वांगई की तरफ चलने लगे। वो अपनी तलवारें तो ऐसे घुमा रहे थे जैसे अभी सभी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी वहाँ पर इनका मालिक आया। उसने कहा, हे चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक हैं, उनके लिए परेशानी होगी, या फिर मैं काइजून से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। काइजून मतलब पुराने ज़माने की चाइना की पुलिस। काइजून हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। वो आदमी हंसते हुए बोले, वो जानते हैं हमारे पीछे कौन है। इनके मालिक को बुरी तरह से सदमा लगा। उसने कहा, क्या यहाँ पर राजा का राज नहीं है? तभी उनमें से एक आदमी ने इनके मालिक को घुसा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाया। इनके मालिक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके चेहरे पर खून की छींटें उड़ी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उस आदमी का हाथ कट चुका था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये तुमने क्या कर दिया? छुप कर क्यों बैठे हो? सामने आओ, मेरा सामना करो। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। अपने कटे हुए हाथ को संभालते हुए वो आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था। घबराए हुए इनके मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो दाएं जाएं या बाएं। पता नहीं वो आदमी उस पर फिर से हमला न कर दे। तभी वहाँ पर हंसने की आवाज़ आई, जो और कोई नहीं वांगई था। वो आदमी चिल्लाते हुए वांगई की तरफ देखकर बोला, तुम एक लड़की होकर मुझ पर हंस रही हो। तभी झांशियान ने उस आदमी के मुंह में मीट बन ठूस दिया तो वांगई और ज़ोर से हंसते हुए बोला, इतना स्वादिष्ट खाना है, इसे ज़ाया मत करो। वो 2 आदमी अब और भी आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी कीमत उस लड़की की नज़र में एक मीट बन से भी कम थी। एक आदमी गुर्राता हुआ बोला, कायर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? अभी देखो तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। तुम्हें पता नहीं है हमारे पीछे कौन है। एक आदमी तलवार घुमाता हुआ झांशियान की तरफ चलकर आने लगा तो झांशियान ने वांगई से कहा, यही रुको। वांगई ने बस गुस्से में पाउट किया और अपने पैर पटके। तुमने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया, वांगई ने कहा। तो झांशियान ने चुपचाप उसके होठों पर हाथ रखा और कहा, यही रुको। इधर ये 3 आदमी सोच रहे थे कि वो 3 हैं, टोली में झांशियान पर हमला करेंगे तो झांशियान को आसानी से हरा देंगे। उनकी तलवारें झांशियान के कपड़ों तक पहुँचे। इससे पहले ही झांशियान ने अपने लंबे टांगों से उन्हें जोरदार लात मारी। झांशियान के जोरदार हमले ने सबकी हालत भीगी बिल्लियों से कर दी। बाकी लोग अपना खाना खाते हुए चाव से इस लड़ाई का मजा ले रहे थे, साथ ही झांशियान की तारीफ भी कर रहे थे। झांशियान ने उनमें से एक बड़े आदमी को गर्दन से पकड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? किसके लिए काम कर रहे हो? दिन दहाड़े लोगों को पीटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उस आदमी ने डरते हुए जवाब दिया कि वो लोग तो बस अपना काम कर रहे हैं। आताओ नाम का आदमी उन्हें इसके लिए वेतन दे रहा है। झांशियान ने कसकर उस आदमी का गला पकड़ा हुआ था, जो अपना पूरा जोर लगाकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हालत में वो झूठ तो नहीं बोल सकता था। झांशियान ने उसका गला छोड़ते हुए कहा, इस जगह को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी। उस आदमी ने झांशियान का शुक्रिया कहते हुए कहा, हमें जिंदा छोड़ने के लिए शुक्रिया, हम दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। जाते जाते भी झांशियान ने उन्हें धमकी दी, अगर दोबारा तुम यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
उसकी दहाड़ सुनकर वो 3 आदमी तब तक भागते रहे जब तक वो झांशियान की नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। उनके जाते ही इनका मालिक झांशियान और वांगई की तरफ चलते हुए आया। उसने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, आप बहुत महान हो। आपने इस बेसहारा व्यक्ति की मदद की, साथ ही मेरे इनको भी बचाया। झांशियान ने पूछा, क्या ऐसा यहाँ पर हमेशा होता है? आप लोग इसके बारे में शिकायत क्यों नहीं करते? इनके मालिक ने साय करते हुए कहा, हाँ, ऐसा हमेशा होता है। आपने सुना नहीं उस बड़े आदमी ने क्या कहा कि उनके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। इसलिए जब भी कोई शिकायत करने जाता है या तो वो खाली हाथ लौटते हैं या फिर उन्हें ही दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए लोगों ने शिकायत करना बंद कर दिया। आप तो महान हो, आप हम गरीबों की ज़िंदगी के बारे में क्या जानेंगे? उसकी बात सुनकर वांगई थोड़ा सा नाराज़ हो गया, क्योंकि चीन समुदाय में पले बड़े होने की वजह से उसने कभी भी ऐसा झगड़ा तो देखा ही नहीं था। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उस आदमी के कहने का ये मतलब था कि महाराज का अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं है। वो चुप नहीं रह पाया क्योंकि वो झांशियान के पिता के बारे में बात कर रहे थे। वांगई ने कहा, क्या महाराज को इस बारे में खबर है? उस इनकीपर ने अब अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसने कहा, देखो, मेरे घर में बूढ़े माता पिता है, मेरी बीबी पेट से है, मैं अपनी जान का जोखिम नहीं उठा सकता। आम लोगों में तो महाराज के दयालुपन के बहुत सारे किस्से हैं, साथ ही वो कुशल योद्धा भी है। उन्होंने वीर राज्य को कई सारे आक्रमणों से बचाया है, लेकिन हम लोगों का उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनके पीठ पीछे उनके अफसर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, ये देखकर बहुत बुरा लगता है। ये सब बातें सुनकर झांशियान सहित वांगई का भी खून खोल रहा था। वांगई ने कहा, परेशान मत होइए, महाराज को ज़रूर इस बात का पता चलेगा, क्योंकि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती है। जब महाराज को पता चल जाएगा तब वो ऐसे ही चुप तो नहीं बैठेंगे। वांगई की बातें सुनकर झांशियान का गुस्सा कम हो गया और उसे बात करने का हौसला भी आया। उसने कहा, देखिए, मैं राजमहल में काम करता हूँ, यहाँ बाहर किसी काम से आया था। मैं आपकी बात ज़रूर महाराज तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इस बात का किसी को पता न चले। इनके मालिक ने तुरंत झांशियान और वांगई के लिए एक कमरा दे दिया, जो अपने साथ उस जख्मी आदमी को भी कमरे के अंदर ले गए। ये कमरा काफ़ी छोटा था, जैसे अपनी काम की बारी आने से पहले नौकर यहाँ पर थोड़ी देर तक आराम करते होंगे। वांगई उस आदमी के जख्मों पर पट्टियाँ बांध रहा था। वांगई ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, उस आदमी की नज़र वांगई के हाथ पर बंधे हुए ताबीज़ पर पड़ी। वो आदमी तुरंत उस ताबीज़ को पहचान गया। उसने कहा, ऐसा ताबीज़ तो ब्लू माउंटेन के पास रहने वाले लोग पहनते हैं, आपके पास ये कैसे आया? वांगई ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम ब्लू माउंटेन से हो? वो आदमी गुस्से और डर से कांप रहा था। वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो वांगई ने कहा, हम ब्लू माउंटेन की यात्रा कर रहे थे, तब वहाँ पर कई सारे बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे ने मुझे ये दिया। उसने ये भी कहा कि उसके पिताजी इस ताबीज़ को पहचान जाएंगे। वांगई की बात सुनकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, वो हमारे ही बच्चे हैं। मैं भी उन बदनसीब पिताओं में से एक हूँ जो कुछ पैसों की लालच में अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर यहाँ पर आए हैं। झांशियान ने कहा, हमें पूरी सच्चाई बताओ, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? तो वो आदमी बताने लगा, मेरा नाम आछू है, मेरे 2 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा 15 साल का है और छोटा 13 साल का। मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे को जन्म देते वक्त ही गुजर गई। उसके बाद से मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है। उन्हें देखने के लिए ही मैं वहाँ से भाग कर आया। चिंता मत करो, चेनली तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उन्हें पैसे भी दिए गए हैं, झांशियान ने कहा। इस बात से उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून दिखने लगा। वो बोला, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के ताबीज़ आपके पास है। झांशियान ने कहा, अब हमें विस्तार से बताओ, तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? गहरी सांस लेकर वो आदमी बताने लगा, ये बहुत लंबी कहानी है। हम लोग खेती किया करते थे, तब गांव में कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर बनवाने हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मजबूत लोगों की ज़रूरत है। हम लोग खेती किया करते थे, लेकिन हमारी आमदनी काफ़ी कम थी, इसलिए हमने उन लोगों के साथ काम करने के बारे में सोचा, क्योंकि इससे हमारी आमदनी भी दुगनी हो जाती और कुछ पैसे भी बच जाते जो भविष्य के लिए काम आ सकते थे। हमारे मुखिया चेनली हमें बार बार मना करते रहे
कि हमें ऐसे ही पराये लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसों के लालच ने हम लोगों को अंधा कर दिया था। मेहनत की आदत तो हमें पहले से ही थी, इसलिए बिना कुछ सोचे हम उन लोगों के साथ चल दिए। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि ये लोग कोई मकान बनवाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो फ़ौज बना रहे हैं। हम लोग तो आम किसान हैं, इस आधेड़ उम्र में फ़ौज में जाकर क्या करेंगे, ये सोचकर हमने उन्हें मना करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमें वापस जाने का मौका ही नहीं दिया। वहाँ पर की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है। लोगों को खाने पीने तक के लिए ठीक से नहीं दिया जाता, साथ ही उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। लेकिन हमने सोचा कि काम तो काम है, ये सोचकर हम पूरे महीने काम करते रहे, और जब महीने के अंत में हम हमारा वेतन मांगने गए तो उन लोगों ने हमें मार पीट कर वापस प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। आसान भाषा में कहा जाए तो हमें फंसाया गया है, हमें गुलामों की तरह रखा जाता है। न खाने पीने की सुविधा है, न वापस जाने का मौका। जो भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उन सबको मार दिया जाता है। मैं भी बड़े मुश्किल से वहाँ से बचकर भागा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वांगई की आंखें भर आई। झांशियान उस आदमी की बातें सुनते हुए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, वी राज्य में निजी फौज तैयार करने की ज़रूरत किसे पड़ सकती है। उसे कुछ लोगों पर पहले से ही शक था, लेकिन उन लोगों के बारे में सोच सोच कर वो बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि वो और कोई नहीं उसके ही भाई थे। झांशियान ने बड़ी ही आशा से अच्छू से पूछा, क्या तुमने उनके मुखिया को देखा है? मतलब ऐसा कोई जिसकी बात सभी मानते हो। हाँ, 2 हफ्ते पहले कुछ बड़े लोगों का दल आया था। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और उसने कपड़े भी काफ़ी अच्छे पहने हुए थे, अच्छू ने बताया। क्या कोई खास निशानी है जो उसके बारे में तुम हमें बता सकते हो? झांशियान ने पूछा। फिर कुछ सोचकर अपने पास की राजमुद्रा अच्छू को दिखाते हुए झांशियान ने पूछा, क्या उसके पास ये था? राजमुद्रा को देखकर अच्छू उसे तुरंत पहचान गया। उसने कहा, हाँ, उसके पास ऐसा ही कुछ था, लेकिन उस पर 3 नहीं 1 लिखा था। यूँ? वांगई बोलते बोलते रुक गया। कुछ बातें ऐसी होती है जो आम जनता में नहीं फैले तो ही अच्छा है। युवक, वो कौन पागल युवक है? हम उसे ढूंढकर सजा देंगे, है ना? वांगई ने कहा। झांशियान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अच्छू की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहोगे? हाँ? अच्छू राजकुमार की बात समझ नहीं पाया, लेकिन तभी राजकुमार ने अपने थैली में से एक सोने का सिक्का निकालकर अच्छू के हाथ में रखा, जिसे देखकर अच्छू चौंक तो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक भी आ गई। अब वक्त आ गया था कि झांशियान अपनी असली पहचान अच्छू को बताए, इसलिए बिना वक्त गवाए झांशियान ने कहा, ये लान सेनापति की बेटी है, जिसकी शादी मेरे साथ तय हुई है, और मैं वीर राज्य का 3रा राजकुमार हूँ। राजकुमार की बात सुनते ही अच्छू तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो पोस्ट डाली थी उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिप्लाई मिला, तो मैं ये स्टोरी ज़रूर लिखूँगी। 1 शॉट, वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए 1 शॉट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये लिखूँगी भी और एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं बता सकती। और हाँ, मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी, वो ये कि Q&A का अलग से वीडियो बनाने की बजाय मैं रोज़ एक सवाल का जवाब दिया करूँगी, क्योंकि गाइस मैं पिछले 15 दिनों से लगातार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अलग से वीडियो बनाने के लिए वक्त निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि वक्त की कमी के चलते मैं अपनी कहानियाँ भी पूरी नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। मुझे केशु का सवाल याद है, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे मीठा पसंद है या तीखा, तो मुझे मीठे से ज़्यादा तीखा पसंद है। सच कहूँ तो मुझे वुशियान के जैसे बहुत ही ज़्यादा तीखा पसंद है, मतलब मैं ज़्यादा तीखा भी सह सकती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। वीडियो बनाती तो वो ज़्यादा मजाकिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम डेली थोड़ा थोड़ा मजाक कर लिया करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।